हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे वंस अगेन। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट सितंबर 2014 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि 2 से 3 ऑप्शन सही हो रहे होते हैं, लेकिन वहां पर आपको सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना होता है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है। तो इसी तरह हम इस प्रश्न पत्र के बाल विकास शिक्षा शास्त्र भाग के सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है, आपको बताना है। बच्चों के संज्ञान का विकास करना होता है हमें। इसका मतलब होता है कि जो कॉग्निशन के कंपोनेंट है, जो भी हमारे संज्ञान के घटक हैं, उनका हमें विकास करना होता है, सभी घटकों का। तो हम देख लेते हैं कि संज्ञान के घटक कौन कौन से होते हैं। हमें परसेप्शन का विकास करना होता है। बच्चों का परसेप्शन कैसा है, किस प्रकार वह चीज़ों को समझते हैं, अनुभव करते हैं, यह होता है परसेप्शन। उनकी स्मृति का विकास करना होता है, उनकी मेमोरी डेवलप करनी होती है यदि हमें कॉग्निशन का विकास करना है या संज्ञानात्मक विकास करना है उनका। उनकी लॉजिकल थिंकिंग का विकास करना होता है, तार्किक सोच विकसित करनी होती है हमें। साथ ही साथ कंसंट्रेशन, उनकी जो ध्यान करने की क्षमता है, फोकस करने की क्षमता को भी हमें बढ़ाना पड़ता है। रैशनल एटीट्यूड उनका विकसित करना पड़ता है, जिसमें वो चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचकर उस चीज़ को संपन्न कर लेते हैं जो भी उन्हें कार्य दिया जाता है। तो इस प्रकार का हमें संज्ञानात्मक विकास में इस प्रकार की चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है उससे समर्थन देता है ये संज्ञानात्मक विकास को। जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। अब आप उतनी ही आवृत्ति से परीक्षा ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा लेना चाहते हैं और पढ़ाना नहीं चाहते हैं। एक प्रकार से यहाँ यह नहीं कहा गया है कि आप पढ़ा रहे हैं अच्छे से फिर परीक्षा ले रहे हैं। केवल यहाँ यह कहा जा रहा है कि आप उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं जितना संभव हो सके। तो ये गलत बात है। पहले आप पढ़ा तो दीजिए। यहाँ पर यह कहना चाहिए था कि हमने पढ़ाया है, उसके बाद हम परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ केवल परीक्षाओं की ही बात हो रही है, तो यह गलत ऑप्शन है। इसमें संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हों, बिल्कुल गलत है। आप ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हैं, पुरानी विधियों से ही पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा। आपको तो अभी की आधुनिक विधियां इस्तेमाल करनी है, प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ाना है, आईसीटी का उपयोग करना है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। तो ये पारंपरिक विधियों से आपसे संज्ञानात्मक विकास उतने अच्छे से नहीं होगा जितना अभी की विधियों का इस्तेमाल करके हो सकता है। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात है। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण आप उपलब्ध कराएंगे, हर तरह की विधियों का इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे और इस प्रकार का एनवायरनमेंट देंगे बच्चों को, तो उनका जो संज्ञानात्मक विकास है बिल्कुल अच्छे से होगा। उचित उत्तर है यहाँ पर यह। सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना गलत है। ज़्यादा वैयक्तिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, जबकि हमें क्या करना है, वहाँ पर जो सहयोगात्मक गतिविधियाँ हैं उनको बढ़ावा देना है। बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, अंतः क्रिया करेंगे और इसके माध्यम से वे ही जो होगा समृद्ध वातावरण मिलेगा उन्हें सीखने का, संज्ञानात्मक विकास करने का। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने देखा कि इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास है, मानव विकास क्या है आपको बताना है। क्या यह केवल मात्रात्मक है? क्या हम सब चीज़ों, मानव विकास जो होता है उसमें सब चीज़ों को माप सकते हैं? मात्रात्मक का मतलब यही है कि हमसे माप सकते हैं, तो सभी चीज़ों को हम माप नहीं सकते हैं। तो यह मात्रात्मक तो है ही, लेकिन केवल मात्रात्मक नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल गुणात्मक भी नहीं है, कुछ चीज़ों को हम माप सकते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं माप सकते। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है यहाँ पर, कुछ सीमा तक अमापनीय भी है। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें शामिल हो जाते हैं। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं, क्योंकि कुछ सीमा तक अमापनीय जब आप कहते हैं तब यह गुणात्मक में आ जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब प्रकृति और पोषण के बीच एक विवाद होता है, बहस होती है, जिसमें ये कहते हैं, प्रकृति की अवधारणा कहती है कि बिहेवियर इज कॉज्ड बाय इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात व्यवहार जन्मजात विशेषताओं के कारण होता है। हमें जो जन्म से जीन आ गए हैं हमारे पास, उससे ही हमारा व्यवहार निर्धारित हो जाता है, ऐसा कहती है प्रकृति की अवधारणा। जीन सभी व्यवहार का खाका प्रदान करते हैं, ऐसा कहती है प्रकृति की अवधारणा। यानी ये कह रही है कि केवल प्रकृति के कारण जो आपको जीन्स मिले हैं उसके कारण आपका व्यवहार निर्धारित हो जाएगा। ये इंडिपेंडेंटली ऐसा कहती है, स्वतंत्र रूप से ऐसा कहती है कि केवल प्रकृति ही आपका व्यवहार निर्धारित कर देती है। और जो पोषण है वो कहता है कि जो व्यवहार है वो पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आप किस प्रकार अंतःक्रिया करते हैं आप अपने आसपास के समाज से, उसी से आपका व्यवहार निर्धारित होता है। और ये कहते हैं कि हम किसी को कुछ भी बना सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्तक, आप जो चाहे वो बना सकते हैं, संगीत वादक, आप जो चाहे वो बना सकते हैं, ऐसा कहती है पोषण की अवधारणा। लेकिन हम जानते हैं फ्रेंड्स कि ये प्रकृति स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती है और ना ही पोषण स्वतंत्र रूप से काम करता है। इन दोनों के बीच जब इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, तभी हमारा व्यवहार बनता है, प्रकृति से भी बनता है और पोषण से भी बनता है। तो यहाँ पर जो विवाद होता है उसमें क्या बताना है, किससे संबंधित है? बिल्कुल अभी हमने देखा है, आनुवांशिकी और वातावरण से कह रहा है। जब हम प्रकृति कह रहे हैं, हम जब जीन की बात करते हैं वहाँ पर, तो ये आनुवांशिकी हो गया। और जब पोषण की बात करते हैं तो यह वहाँ पर हम वातावरण या पर्यावरण की बात करते हैं, तो यह वातावरण हो गया। तो यह आनुवांशिकी और वातावरण है, स्पष्ट है यह। तो अब देख लेते हैं कि और ऑप्शंस में क्या क्या है। व्यवहार एवं वातावरण, ये तो एक ही बात है, व्यवहार समानार्थी शब्द हो गए यह तो। लेकिन यहाँ विवाद करने के लिए अलग अलग शब्द हमें धारणाएं चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है। वातावरण और व्यवहार समानार्थी शब्द हैं। व्यवहार एक प्रकार से वातावरण का ही हिस्सा है। वातावरण एवं जीव विज्ञान, अब बायोलॉजी एक अलग ही विषय हो गया, इनमें विवाद नहीं होता है, जबकि जो वातावरण है और पोषण में विवाद होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जो प्रकृति की अवधारणा है वो जीव विज्ञान से आई है कहीं ना कहीं। ये केवल बायोलॉजी के बारे में बात होती है, इसमें व्यवहार के बारे में बात नहीं होती है। जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में व्यवहार के बारे में बात नहीं होती है, लेकिन जो प्रकृति की अवधारणा है वो जीव विज्ञान से निष्कर्ष निकाल के व्यवहार के बारे में बात करता है कुछ ना कुछ, कि वह जो व्यवहार है वो जीन से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है यहाँ पर कि क्या होगा। और हमने अवधारणा ऐसी ही पढ़ी है कि प्रकृति और पोषण के बीच में विवाद जो होता है जब आनुवांशिकी एवं वातावरण में के बारे में बात होती है। तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है यहाँ पर। वातावरण एवं पालन पोषण, ये भी एक समानार्थी शब्द ही है, पालन पोषण वातावरण में ही आ जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय एजेंसी हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर है स्वास्थ्य क्लब। अब हेल्थ क्लब में जब आप जाएंगे तो आपके बारे में, हेल्थ के बारे में पूछा जाएगा, उसके बारे में सब कुछ होगा, वहाँ पर इंटरेक्शन भी होगा, अंतःक्रिया भी होगी, थोड़ा बहुत सामाजिकरण सक्रिय रूप से होगा। वहाँ पर निष्क्रिय तो लोग रहते नहीं हैं कि केवल बैठे हैं, वहाँ पर इंटरेक्शन तो करते ही है, अंतःक्रिया होती ही है। तो ये सक्रिय एजेंसी है। परिवार तो बहुत ही सक्रिय एजेंसी है सामाजिकरण की। इको क्लब भी सक्रिय एजेंसी ही है, क्योंकि वहाँ पर भी अंतःक्रिया होती ही है। तो और सार्वजनिक पुस्तकालय की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर है जो पुस्तक है रखी हुई है, आपको जाना है, खुद सोचना है, समझना है। तो आपको यहाँ खुद करना है, वहाँ पर वो इंटरेक्शन नहीं करेगी, आपको सक्रिय रूप से इंटरेक्शन नहीं होता है पुस्तक के साथ पुस्तकालय में। तो ये निष्क्रिय एजेंसी है सामाजिकरण की। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? देखिए जो वाइगॉत्स्की का सीखने का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो उसमें सामाजिक की भी बात होती है, सांस्कृतिक की भी बात होती है और भाषा की भी बात होती है। जब हम संस्कृति और समाज की बात करते हैं तो वहाँ भाषा नेचुरल रूप से आ जाती है, प्राकृतिक रूप से ही आ जाती है। और वाइगॉत्स्की जो है वो भाषा के बारे में भी बात करते हैं कि वह जो है भाषा
सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही हम सीख सकते हैं। और ये जैविक की बात नहीं करते हैं, तो यहाँ जो बात उपेक्षा होती है उसकी बात करनी है हमें, तो ये उपेक्षा होती है जैविक कारकों की। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं, किस अंग से सोच रहे हैं? आंख से, कान से, हाथ से सोचते हैं। तो इस प्रकार कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? आपको विचार आ ही रहा होगा कि यह कहना चाहते हैं पियाजे। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, तो वो किस अवस्था की बात कर रहे हैं या किस स्तर की बात कर रहे हैं? ये मूर्त संक्रियात्मक, देखिए ये आंख, कान और क्या है? इंद्रियां है। अब इंद्रियों से बच्चे का भाषा विकास इतना ज़्यादा होता नहीं है 1 वर्ष तक, तो बिल्कुल आंख, कान और हाथ से ही अपनी जो अभिव्यक्ति दर्शाता है। और यह इंद्रियां हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह इंद्रिय जनित गामक स्तर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, और यही उचित उत्तर है। यह सब नहीं है यहाँ पर, इन सब की विशेषताएं आपको मालूम होनी चाहिए। पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। अब ये सोचती है कि हमारा बहुमत ज़्यादा होगा तो हम पिकनिक जाएंगे, जिसका बहुमत ज़्यादा होगा वैसा ही होगा, जिसका बहुमत होगा कि हम पिकनिक नहीं जाएंगे, यदि वह ज़्यादा है तो उस प्रकार का नियम होना चाहिए। यदि वे बोल रहे हैं कि पिकनिक जाने वालों का बहुमत ज़्यादा है तो उस प्रकार का नियम होना चाहिए। तो ये इस प्रकार की जो मोरालिटी है, नैतिकता के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो ये किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इसमें ये सीधा सीधा है, इसमें बात होती है जब सहयोग की नैतिकता के बारे में बात होती है कि जब सभी का सहयोग होगा तो हम नियमों को एक अलग ही तरीके से ले जा सकते हैं जिस तरह हम चाहते हैं। यदि सबकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, बहुमत ज़्यादा है, तो उसी तरह नियम होना चाहिए। इस प्रकार बात होती है सहयोग की नैतिकता में। बच्चों को क्या होता है, पता चल जाता है कि नियम हम बदल सकते हैं और पालन करने के बारे में व्यक्तिगत निर्णय लेना संभव है। व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं हम और इस प्रकार के हम नियम को बदल देते हैं। तो यहाँ यही हो रहा है कि बहुमत हो रहा है और निर्णय यहाँ पर बदला जा रहा है कि हम पिकनिक जाएंगे या नहीं जाएंगे। यहाँ पर सहमत नहीं है, किस बारे में सहमत नहीं है यहाँ स्पष्ट नहीं है। वो जो भी हो, लेकिन ये बहुमत से नियम बदल सकते हैं, हम जाना हो या नहीं जाना हो वो बात अलग है। तो यहाँ पर सहयोग की नैतिकता के बारे में बात हो रही है। और भी ये बताते हैं विस्मांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, ये चारों चीज़ों की बात करते हैं पियाजे जब नैतिकता के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर सहयोग की नैतिकता के बारे में बात हो रही है, इन सब के भी बारे में आपको स्पष्ट रूप से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? अब स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय सिद्धांत में क्या बोलते हैं ये हम देख लेते हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास एक विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस होता है, और कहते हैं अनुभवात्मक बुद्धि होती है, एक्सपेरियंशियल इंटेलिजेंस होता है, और तीसरा बोलते हैं कि हमारी जो है व्यवहारिक बुद्धि होती है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, यहाँ देख के बताना है आपको कि ये किस बुद्धि की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि एक ऐसी बुद्धि है जो इनके सिद्धांत से संबंधित है का एक रूप है और बाकी इनके सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो सीधा सीधा है, व्यावहारिक बुद्धि इनके सिद्धांत से है। अभी हमने देखा है, फिर से देख लेते हैं कि पहला एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, विश्लेषणात्मक बुद्धि है, अनुभवात्मक बुद्धि है और व्यावहारिक बुद्धि है। अनुभवात्मक है और विश्लेषणात्मक है। अब देख लेते हैं कि क्या इनमें और भी हैं। व्यवहारिक बुद्धि तो है और एक ही पूछा गया है तो यही उत्तर हो जाएगा, लेकिन प्रायोगिक बुद्धि की बात नहीं करते हैं, ना ही संसाधनपूर्ण बुद्धि और गणितीय बुद्धि की बात करते हैं। यहाँ पर ये बात करते हैं व्यवहारिक बुद्धि की। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो सीधा सीधा है, अल्फ्रेड बिने ने किया था। ये सभी बुद्धि से संबंधित ही नाम हैं, आपको ध्यान रखना है। अभी हमने देखा कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिचापी सिद्धांत था, यही हमने देखा स्टर्नबर्ग का त्रिकोणीय सिद्धांत, ट्रायर्किक थ्योरी थी इनकी। तो ये हो गया स्टर्नबर्ग की। चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन की भी बुद्धि का सिद्धांत है, 2 फैक्टर थ्योरी। और अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। वेसलर ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, लेकिन सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। अब ध्वनि संबंधी जागरूकता के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर हम ध्वनि को अलग अलग तरीके से पैटर्न बना सकते हैं, उनको अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं और कुछ इस प्रकार पैटर्न बनाएंगे कि वह हमें मधुर लगे, उसमें हम हेर फेर कर सकते हैं, संरचना उसकी बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ जिस ऑप्शन में होगा वही ध्वनि संबंधी जागरूकता होगी। तो यहाँ पर यही है कि ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना कि किस प्रकार ध्वनि मधुर हो सकती है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। सही व धारा प्रवाह बोलने में ध्वनि तो होगी, लेकिन ये ध्वनि की म्यूजिकल कहाँ हुई? यहाँ पर ध्वनि में म्यूजिक के बारे में बात नहीं होती है। संगीत अलग होता है और भाषा अलग होती है। यह है कि भाषा में संगीत नहीं होता है, आवाज होती है, साउंड होता है, लेकिन संगीत नहीं होती है भाषा में। लेकिन जब संगीत की बात हो रही है उसमें लय ताल इन सब की बात हो रही है, और भाषा जब हम बोलते हैं उसमें लय ताल नहीं होता है, उसमें तो विचारों का आदान प्रदान होता है ध्वनि के माध्यम से। जानना समझना और लिखने में भाषा तो है ही नहीं, व्याकरण ध्वनि तो है ही नहीं। यहाँ पर व्याकरण के नियमों में दक्ष होने में भी ध्वनि नहीं आ रही है। यहाँ पर केवल यही ऑप्शन ध्वनि संबंधी जागरूकता को बताता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में जेंडर विभेद क्या बताता है या क्या करता है, हमें बताना है। यदि हम कक्षा में जेंडर विभेद कर रहे हैं, लड़के लड़कियों में फर्क कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल प्रभावित करता है। यदि आप विभेद करेंगे तो बच्चे नकारात्मक सोच करने लगेंगे। शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो शिक्षार्थी है उनके प्रयास जो है हास्योन्मुख हो जाएं, वो बिल्कुल निष्पादन उनका कम हो जाए, निष्पादन का कारण बन सकता है। हास्योन्मुख निष्पादन हो सकता है, यानी उसका निष्पादन कम हो जाएगा बच्चों का, कि बच्चे अच्छे से सीखेंगे नहीं वहाँ पर, यदि आप कक्षा में विभेद करेंगे। बिल्कुल अच्छा उत्तर है, यही होगा यहाँ पर। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप यदि स्त्री शिक्षार्थियों यानी गर्ल्स से आप विभेद कर रहे हैं, पुरुषों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लड़कों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो क्या उनके वृद्धि उन्मुख हो जाएंगे, उनके प्रयास अच्छे हो जाएंगे? क्या उनकी निष्पादन में वृद्धि हो जाएगी? क्या लड़कों के निष्पादन में वृद्धि हो जाएगी यदि आप लड़कियों से विभेद करेंगे लड़कों को? तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा विभेद करने से किसी बॉयज़ का परफॉर्मेंस बढ़ जाए, निष्पादन बढ़ जाए, ऐसा बिल्कुल भी तय नहीं होता है, ये गलत है। तो यही उचित उत्तर हो रहा है यहाँ पर। महिला शिक्षार्थियों की अपेक्षा पुरुष शिक्षार्थियों के द्वारा अधिक किया जाता है। क्या ऐसा विभेद महिला शिक्षार्थियों के द्वारा ही किया जाता है? क्या पुरुष शिक्षार्थियों के द्वारा ही किया जा सकता है? नहीं, यहाँ पर जो है विभेद दोनों कर सकते हैं, महिला भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। तो ऐसा हम कंपैरिजन तय करके हम बोल नहीं सकते हैं कि ये केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ भी गलत ही है यह। तो उसका उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? अब सीखने की शैली हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम सीख सकते हैं। देखिए, जो लर्निंग स्टाइल है, सीखने की शैली होती है, एक दृश्य वाली होती है, श्रवण वाली होती है दूसरी, और तीसरी है रीडिंग राइटिंग, और चौथी है काइनेस्थेटिक टैक्टाइल। तो ये दृश्य मतलब देखकर बच्चा ज़्यादा सीखता है, सुनकर बच्चा ज़्यादा सीखता है, पढ़कर या लिखकर ज़्यादा सीखता है इनकी अपेक्षा। और एक होती है काइनेस्थेटिक या टैक्टाइल जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, बच्चे छू करके, जो बच्चे हैं इंफॉर्मेशन को, टैक्टाइल रिप्रेजेंटेशन होता है, छू करके महसूस करके सीखते हैं। तो ये इस प्रकार के लर्निंग स्टाइल हो सकती है या सीखने की शैली हो सकती है। तो हमें बताना है कि कौन सी सीखने की शैली का उदाहरण है। तो बिल्कुल चाक्षुष भी हो सकती है, विजुअल भी हो सकती है, होती ही है विजुअल। तो अभी हमने देखा संग्रहण की कोई शैली नहीं होती है, ना ही तथ्यात्मक होती है, स्पर्श संबंधी भी होती है, टेक्चुअल भी होती है और विजुअल भी होती है। हिंदी में कहें हम तो चाक्षुष और स्पर्श संबंधी दोनों सीखने की शैली का उदाहरण है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न के दो उत्तर हैं यहाँ पर, चाक्षुष और स्पर्श संबंधी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है।
अब कक्षा में जो जो भी कार्य हुआ उन्हें उसने एकत्र किया और उनको पढ़ने लगा। उसके बाद योजना बनाता है और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। अब सोचता है कि अब अगला पाठ मुझे किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, उस प्रकार की योजना बनाता है वह। तो ये क्या कर रहा है यह? तो ये बिल्कुल कक्षा में कार्य हुआ जो भी आकलन उसने किया, उसके बारे में सोच रहा है कि और बच्चे ज़्यादा कैसे सीखेंगे, और इस प्रकार से वह अगली योजना बना रहा है। तो ये बच्चों को सिखा रहा है, आकलन तो कर रहा है लेकिन बच्चों को और सीखने के लिए आकलन कर रहा है। तो यह क्या कर रहा है? असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है। सीखने के रूप में आकलन नहीं कर रहा है, सीखने के लिए कर रहा है, क्योंकि बच्चों को और ज़्यादा वह सिखाना चाहता है। तो यह है सीखने के लिए आकलन। सीखने का आकलन में ग्रेड तो दे नहीं रहा है यहाँ पर। सीखने के लिए आकलन में हम बच्चे को ए ग्रेड, बी ग्रेड ऐसा देते हैं, मार्क्स देते हैं, लेकिन यहाँ पर यह नहीं हो रहा है। सीखने के रूप में आकलन बच्चे खुद सोचते हैं कि हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, इस प्रकार से वो डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ तो शिक्षक जो है वो बना रहा है कि बच्चे और ज़्यादा कैसे सीखेंगे, इस प्रकार की योजनाएं बना रहा है। तो यह बिल्कुल सीखने के लिए आकलन ही है। सीखने के समय आकलन ऐसा कोई टर्म हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। अब विद्यालय में आकलन हो रहा है बच्चों का, तो वो क्या करते हैं, इस किस प्रकार का कार्य उन्होंने किया है, इस प्रकार के आकलन करते समय आपको बताना है। क्या उन पर अधिक बोझ रहता है कार्य का, क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है? गलत है। ये सीखने विद्यालय आधारित आकलन का यह अर्थ नहीं है कि आपको अक्सर परीक्षाएं ही लेना है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना है, ऐसा भी नहीं है यहाँ पर कि आपको परियोजना कार्य ही देते रहना है केवल विद्यालय आधारित आकलन में, ऐसा नहीं है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है कि शिक्षार्थी मूल्य और अभिवृत्ति जो ग्रहण की, आज जो पढ़ाया शिक्षक ने, उसमें जो मूल्य और अभिवृत्तियां आई, एप्टीट्यूड आया, जो भी एबिलिटीज आई, तो उनका जो है आकलन करने के लिए क्या है, रोजाना सूक्ष्म अवलोकन करते रहते हैं कि किस प्रकार ये और ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य और अभिवृत्ति ग्रहण कर रहे हैं और हम उसका आकलन कैसे कर सकते हैं, उसका ये सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। यही उत्तर है। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना नहीं रखते हैं कि हम जो कहेंगे वैसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है विद्यालय आधारित आकलन में। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? अब ग्रेड अंकों से अलग है, इसमें क्या है हमें बताना है। यदि हमारा ए ग्रेड है तो 90% आया मान लीजिए, तो ये कैसे अलग है हमें बताना है। तो हमें विश्लेषण करना पड़ेगा कि ये कैसे अलग है। इस प्रकार के यहाँ पर इतना आया, इस प्रकार ग्रेड आया तो उतने मार्क्स होंगे, हमें बताना पड़ेगा। फिर बोलना पड़ेगा कि बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि ए ग्रेड आया, बी ग्रेड आया तो किस प्रकार का परफॉर्मेंस भी है, इस प्रकार से हमें बताना पड़ेगा अलग करने के लिए ग्रेड को अंकों से। तो ये बिल्कुल विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ पर, अपसारी चिंतन नहीं है। यहाँ कोई हम नया निर्माण करके दे नहीं रहे हैं, जो हमें प्रश्न पूछा गया है वहीं से विश्लेषण करके उत्तर दे रहे हैं। मुक्त अंत तो है ही नहीं, यहाँ अपने हम विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर पहले से ही तथ्य है, तथ्यों का विश्लेषण हमें करना है, समस्या समाधान तो है ही नहीं यहाँ पर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित उत्तर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे तर्क के बारे में पूछा जाता है। क्या ऐसा होता है, गणित के सवाल अच्छे से सीख लेंगी लेकिन आप उन्हें कठिनाई जब आती है, उन्हें तर्क पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ गणित में, तो क्या वो तर्क नहीं बता पाएंगी? गलत है कि अच्छे से सवाल सीखेंगी तब ही सीख सकती हैं वो, जब उन्हें तर्क करना आएगा। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं,
बिल्कुल सही बात है कि जो लड़के हैं उसकी उन्हीं की तरह होती हैं लड़कियां भी गणित में अच्छी होती है। अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन नहीं करती है, बिल्कुल बराबर होती है वह तो। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है, ऐसा नहीं होता है। लड़कों में भी भाषिक और अधिक संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं होती हैं। ऐसा कंपैरिजन हम कर नहीं सकते हैं कि किसमें ज़्यादा किसमें कम होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित उत्तर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना। अब हमने लिखा एक शब्द वर्ड और इसको हमने चेंज कर दिया, इसके स्पेलिंग WROD, तो इस प्रकार से हो गया हमसे। तो ये क्या है? यह डिसलेक्सिया की प्रॉपर्टीज है। अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास हो जाता है, हमने जो देखा लेकिन भूल गए सडनली कि क्या था वहाँ पर, तो यह बिल्कुल डिसलेक्सिया की प्रॉपर्टीज होती है। डिसकैलकुलिया में होता है गणित से संबंधित अक्षमता है, गणित सीखने से संबंधित अक्षमता है यहाँ। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित अक्षमता है और डिस्प्रेक्सिया हम हाथ पैर को अच्छे से चला नहीं पाते हैं उसकी अक्षमता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स सबसे उचित उत्तर है ऑप्शन 1 डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? संशक्तिशील शिक्षा है, क्या यह समावेशी शिक्षा है, क्या सहयोगात्मक शिक्षा है या पृथक शिक्षा है? तो यह बिल्कुल समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है या प्रचार वाक्य हो सकता है। तो इसका उचित उत्तर ऑप्शन 2 ही है। ये सब इस प्रकार की शिक्षा में यह वाक्य नहीं हो सकता है। सभी को पढ़ा रहे हैं हम वहाँ पर जो है विकलांग बच्चे भी हैं, जिन्हें हम दिव्यांग कह रहे हैं अभी, दिव्यांग बच्चे भी हैं वहाँ पर, अधिगम अशक्तता वाले बच्चे भी हैं, पिछड़े बालक भी है, डिसएडवांटेज ग्रुप वाले बालक भी है, सामान्य वर्ग के बालक भी हैं और इंटेलिजेंट भी है, गिफ्टेड चिल्ड्रन भी है, प्रतिभाशाली बच्चे भी है। सभी को हम पढ़ा रहे हैं, साथ में सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा दे रहे हैं। तो ये समावेशी शिक्षा की अवधारणा से ही है यह प्रचार वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवाहपूर्ण व्याख्या मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। बिल्कुल ये प्रतिभा है यहाँ की। प्रभावपूर्ण व्याख्या कर रहे हैं, मौलिकता है, नया कुछ निर्माण करके दे रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर, लचीलापन है, अलग अलग तरीके से हम सोच सकते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये प्रतिभा का ही हिस्सा है यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे उचित उत्तर हमें बताना होता है तो यह प्रतिभा से ही है। गुण और ये अपसारी चिंतन त्वरण अलग अलग नहीं होगा, यह प्रतिभा में सभी चीजें शामिल हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खालिस्तान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। अब प्रतिभाशाली बच्चे हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, कुछ नया निर्माण करके देते हैं, तो उन्हें क्या स्मरण वाले प्रश्न देने चाहिए? बिल्कुल नहीं देने चाहिए। समझ वाले भी देने चाहिए, लेकिन उससे अच्छा उत्तर सर्जन है क्योंकि वह समझ का इस्तेमाल तो कर ही लेगा जब वह कुछ ना कुछ सर्जन करेगा, निर्माण करेगा, विश्लेषण भी करेगा वह जब कुछ निर्माण करेगा, सर्जन करेगा। तो ये सभी उत्तर यहाँ पर ऑप्शन इसमें शामिल हो जाते हैं और यही सबसे उचित उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अब गणित में अधिगम निर्योग्यता है तो उसका आकलन कैसे करेंगे आप? क्या अभी क्षमता परीक्षण करेंगे? एप्टीट्यूड में तो यह टेस्ट होगा कि गणित में बच्चे की रुचि है या नहीं है, तो ये इसमें होने वाला नहीं है। अधिगम क्षमता में निर्योग्यता का पता करना है, इसमें निर्योग्यता का पता कैसे चलेगा? उसमें तो यह उत्तर दे देगा कि मुझे हाँ गणित अच्छा लगता है, मैं सीखने के लिए ऐसा कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। निदानात्मक परीक्षण में क्या निर्योग्यता का आकलन होगा? बिल्कुल होगा। निदानात्मक परीक्षण में यह पता चलेगा हमको कि क्या बच्चे को क्या परेशानी आ रही है गणित सीखने में, और क्या परेशानी आ रही है उससे हमें पता चल जाएगा कि अधिगम निर्योग्यता है या नहीं, उसका हम आकलन कर सकते हैं। तो यह उचित उत्तर है यहाँ पर। स्क्रीनिंग परीक्षण से पता नहीं चल रहा है हमें, ना ही उपलब्धि परीक्षण से पता चलता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धांत चित्र खालिस्तान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं।
कॉन्सेप्ट मैप के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें हम क्या करते हैं, एक हेडिंग लिखते हैं और उसके सब एट्रीब्यूट बताते जाते हैं। इसका मतलब विशेषताएं हम बताते जाते हैं कि क्या होगा, उसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, इस पॉइंट के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट आ सकता है, और ये एक दूसरे से किस प्रकार लिंक है कॉन्सेप्ट, ऐसा हम बताते हैं पढ़ाते समय। कॉन्सेप्ट मैप जब हम बनाते हैं, सिद्धांत चित्र जिसे हम कह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, किस समझ को बढ़ाते हैं वह हमें बताना है। क्या यह विशेष क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण को बढ़ाते हैं? ऐसा नहीं होता है। इसमें ज्ञान का स्थानांतरण कहाँ हो रहा है, यहाँ तो हम समझ रहे हैं कंटेंट को जो हम पढ़ रहे हैं। विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने में, क्या एकाग्रता कंसंट्रेशन तो नहीं, हम तो लिंक भी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को जोड़ तोड़ के समझ रहे हैं। अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता भी तय नहीं हो रही है। विषय वस्तु से तो हम छांट कर वहां पर लिंक कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को। क्या यह तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाना है? बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम एक प्रकार का सिद्धांत चित्र बनाते हैं, कॉन्सेप्ट मैप्स बनाते हैं, तो वहाँ पर हम लॉजिकल तरीके से अलग अलग जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन है उसको व्यवस्थित कर लेते हैं और उसकी योग्यता हम बढ़ाते हैं ऐसा करके। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इसका सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट बैंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? अब अल्बर्ट बैंड्यूरा ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या होता है, एक गुड़िया होती है, उसमें जो बच्ची है उस गुड़िया को एक बच्ची को दे देते हैं। एक महिला रहती है अल्बर्ट बैंड्यूरा के साथ और एक कुछ बच्चे रहते हैं वहाँ पर क्लासरूम में। तो ये जो अल्बर्ट बैंड्यूरा के साथ जो महिला रहती है वो क्या करती है, जो गुड़िया है वहाँ पर बोबोडॉल है उसको पकड़ती है, जोर से मारती है, पीटती है बिल्कुल बुरी तरीके से, और वो बच्चे देख रहे होते हैं वहाँ पर। तो इस और ऐसा देखते हैं बच्चे, और उनको क्या होता है फिर, ऐसा देखने के पश्चात दूसरे कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे खिलौने होते हैं। तो उन खिलौनों को देखकर जो बच्चों ने ऐसा देखा हुआ होता है पहले कि वो महिला उनको बुरी तरीके से मार रही होती है बोबोडॉल को, तो वो बच्चे भी उन खिलौनों के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो अल्बर्ट बैंड्यूरा इससे कहते हैं कि बच्चों को हमें दिखाना चाहिए कि व्यवहार उन्हें कैसे करना है और वह उसी तरह से व्यवहार करने लगेंगे। एक प्रकार से ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को हमें मॉडल दिखाना है, एक प्रतिरूप दिखाना है, और वैसा ही बच्चे कॉपी करने लगेंगे, इमिटेट करने लगेंगे, अनुकरण करने लगेंगे, ऐसा कहते हैं बैंड्यूरा। तो क्या यह खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए? ऐसा नहीं करते हैं। एक्सपेरिमेंट में उन्हें खेल का उपयोग तो किया था, लेकिन ये ऐसा नहीं कहते हैं। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मुख्य तरीका है। बिल्कुल यहाँ आ ही गया, देखिए बच्चों के सीखने के लिए क्या है, प्रतिरूपण, मॉडलिंग करना है। उन्हें हमें दिखाना है कि व्यवहार उन्हें कैसे करना है, अच्छा व्यवहार करना है या बुरा व्यवहार करना है। इन्होंने फिर गुड़िया के साथ अच्छा व्यवहार भी दिखाया था और बच्चों ने फिर वैसा ही व्यवहार किया था। तो ये बिल्कुल मॉडल दिखाना है, ऐसा कहते हैं। ये बच्चों को प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका हो सकता है सिखाने का, ऐसा ही कहते हैं बैंड्यूरा। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा नहीं कहते हैं। ना ही संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र होता है, ऐसा कहते हैं। ये कहते हैं कि बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अगला प्रश्न देखते हैं। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल हैं या हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। क्या निगमनात्मक तर्कणा में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं? चलिए हम देख लेते हैं कि आगमनात्मक तर्कणा में हम क्या करते हैं और निगमनात्मक तर्कणा में हम क्या करते हैं। देखिए, आगमनात्मक तर्कणा में हम बहुत सारे उदाहरण लेते हैं। उदाहरण ले लीजिए गुरुत्वाकर्षण का। आप पत्थर ऊपर फेंकिए, नीचे आएगा। उस प्रकार से कोई भी वस्तु फेंकिए, नीचे आएगी। सेब गिरकर नीचे आएगा, आम गिरकर नीचे आएगा। इस प्रकार से हम बहुत सारे उदाहरण ले लिए आगमनात्मक तर्कणा में और एक हमने नियम बना लिया। तो ये बहुत सारे उदाहरण लिए, ये विशेष उदाहरण थे। इन विशेष उदाहरणों से हमने एक नियम बना दिया। तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर हम आगमनात्मक तर्कणा में जाते हैं। तो यह विशिष्ट से सामान्य की ओर ये आगमनात्मक तर्कणा के बारे में हो गया, निगमनात्मक के बारे में नहीं है। और निगमनात्मक तर्कणा में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम ले लीजिए। अब गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम बहुत सारे उदाहरण बनाएंगे कि भाई जब कोई भी वस्तु फेंकेंगे हम तो वह आकर नीचे ही गिरेगी। आम गिरा,
सेब गिरा और पुस्तक या कोई भी चीज पत्थर नीचे गिरी। तो इस प्रकार से हम विशिष्ट उदाहरण दे सकते हैं एक नियम से। आगमन में क्या हुआ था, बहुत सारे उदाहरण लिए थे, एक नियम बनाया था हमने। लेकिन निगमन में एक नियम है और उससे हम बहुत सारे उदाहरण बनाएंगे। तो यह नियम सामान्य है, सभी के लिए लागू होता है और हम उस विशिष्ट उदाहरणों की ओर जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यह बिल्कुल सामान्य से विशिष्ट की ओर जो तर्कणा होती है वह निगमनात्मक तर्कणा में आती है। ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ आगमन और निगमन किससे होगा यहाँ स्पष्ट नहीं है। तो यह इसका उचित उत्तर नहीं होगा, यही हो रहा है। अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। आप किस पद्धति से सोच रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं, यहाँ तो स्पष्ट है ही नहीं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि बच्चे एक कॉन्सेप्ट को सीखे और बार बार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और त्रुटियों को कम कर रहे हैं, अभ्यास करके त्रुटियों को कम कर रहे हैं। तो यह विचार ईएल थॉर्नडाइक ने दिया था कि बिल्ली किस प्रकार बार बार प्रैक्टिस करके लीवर को दबा देती है और उसे दरवाज़ा खुल जाता है इस बॉक्स का और उसे भोजन मिल जाता है। तो यह ईल थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट याद कीजिए, ये ही ऐसा कहते हैं। जीन पियाजे, वाटसन, वाइगोस्की ऐसा नहीं कहते हैं, ईएल थॉर्नडाइक ही ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? अब संवेगात्मक बुद्धि में क्या होता है कि हमारा जो इंटेलिजेंस होता है वह सोचता है कि उसके हमारे साथी के साथ कैसी घटनाएं हुई है, मान लीजिए एक, तो उसके साथ क्या अनुभव हो सकता है, इस प्रकार का सोचता है हमारा इंटेलिजेंस। फिर सोचता है कि हम किस प्रकार अपने जो इमोशन है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ सोचा जाता है संवेगात्मक बुद्धि में। तो इस प्रकार का इंटेलिजेंस काम कर रहा होता है, हमारा संवेग काम कर रहा होता है। वहाँ पर सहानुभूति या हम अपनी इमोशन को किस प्रकार कंट्रोल करें, नियंत्रित करें, दूसरी की भावनाओं को कैसे हम समझ सकते हैं, इस प्रकार का इंटेलिजेंस काम कर रहा होता है। तो ये क्या है, ये किस प्रकार से संबंधित है, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन संबंधित है हमें बताना है। याद करना नहीं है, गति प्रक्रमण भी नहीं है, विचार करना, केवल विचार करना संवेग में नहीं आता है, भावनाएं इसमें आ सकती थी, लेकिन यहाँ विचार ही लिखा है। लेकिन अगला ऑप्शन देखिए, समानुभूति लिखा है कि आप समझ रहे हैं दूसरे व्यक्ति की जो उस स्थिति में भावना है, अपने को उस स्थिति में रखकर उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं। तो यह बिल्कुल संवेगात्मक बुद्धि है। इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। अब ये ऐसा कौन सा बल है, मान लीजिए एक चिड़िया है। अब चिड़िया की जो व्यवहार है कि उसे घोंसला बनाना है, उस प्रकार की विशिष्ट प्रतिक्रिया हो रही है उसको। तो ये कौन सा बल होता है, यह बाध्य करता है, हमें बताना है। तो हम इस प्रकार के बल को परिभाषा ही है यहाँ, इसको बोलते हैं हम अभिप्रेरण। ठीक है, मोटिव बोलते हैं इसको हम। इस प्रकार की भाई चिड़िया घोंसला बनाना चाहती है, क्यों? क्योंकि उसे वहाँ रहना है, उसका वह मोटिव है, अभिप्रेरण है वह उसको ऐसा करने के लिए कि उसे घोंसला बनाना है। इस प्रकार का हम परिभाषित करते हैं अभिप्रेरण को। तो यहाँ उचित उत्तर ऑप्शन 1 में ही है, अध्यवसाय संवेग वचनबद्धता नहीं है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? अब प्रेरक के बारे में बात हो रही है। प्रेरक हम बच्चों को बाद में देते हैं कि कुछ अच्छा काम किया तो हमने कुछ प्रेरक दिया, पुरस्कार दिया। तो यह बिल्कुल अभिप्रेरणा के साथ इस्तेमाल नहीं होती है, यह गलत है। यह अभिप्रेरणा तो एक आंतरिक बल होता है, संवेग भी नहीं होता है यह, ना ही उत्प्रेरणा होती है। जो हमारी आवश्यकता होगी, यदि आपकी कोई आवश्यकता है कि आपको खाना खाना है, तो यह भूख लगी है तो आपको खाना खाना ही पड़ेगा। यह एक प्रकार की आवश्यकता है, आपकी नीड है, और उसको हम अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि जो देखिए यदि चिड़िया को घोंसला बनाना है, क्यों बनाना है? क्योंकि उसे रहना है, तो वह उसकी बेसिक नीड है, आवश्यकता है, इसीलिए वह ऐसा कर रही है। तो आंतरिक बल है, ये अंदर से आया है। उत्प्रेरणा बाहर से आती है, ठीक है। आप उत्प्रेरित होते हैं किसी को सुनकर, पढ़कर, इस प्रकार से आप उत्प्रेरित होते हैं। उत्प्रेरणा बाहर से आती है, एक्सटर्नल होती है, जबकि आवश्यकता आंतरिक बल होती है और अभिप्रेरणा के साथ हम अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। अब कौन सी अनुभूतियां हैं हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है, वैयक्तिक लक्ष्यों को पूरी करती है, इफेक्टिव नहीं होती है, इफेक्टिव प्रेरणाएं होती नहीं हैं, संरक्षण उन्मुखी भी नहीं होती, ना ही सुरक्षा उन्मुखी होती हैं। ये भावात्मक होती है कि आपको एक बार भावना आ गई कि मुझे ऐसा करना है, तो आप तब तक वैसा करते रहेंगे जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, अपनी संतुष्टिकरण की अवस्था तक नहीं पहुंचाते। तो ये भावनात्मक है, बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर। चलिए इस प्रश्न पत्र के इस भाग के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? इसमें एक प्रकार से यह कहा जा रहा है कि आपका अधिगम ज़्यादा कैसे होगा, आपको बताना है। क्या अनुत्तीर्ण हो जाने के भय से आपका अधिगम बढ़ जाएगा, घट जाएगा? इससे तो सहपाठियों से प्रतियोगिता करने से भी घट जाएगा, क्योंकि कई बार यदि आपके सहपाठी ने ज़्यादा नंबर ला लिया तो आप प्रतियोगिता यदि कर रहे हैं, यदि आपके नंबर कम आए तो आप नकारात्मक ढंग से सोचने लगेंगे और आपका अधिगम घट जाएगा। अर्थपूर्ण संबंध से आपका अधिगम हमेशा बढ़ेगा। माता पिता की ओर दबाव से कभी कभी हो सकता है कि आपका अधिगम बढ़ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ सबसे उचित उत्तर यही है कि अर्थपूर्ण संबंध से यहाँ पर आपका अधिगम हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि आप सार्थक ढंग से सीखना शुरू कर देंगे, मीनिंगफुल अर्थपूर्ण संबंध बनाएंगे उन सभी से, कॉन्सेप्ट से। तो ये बिल्कुल मीनिंगफुल एसोसिएशन से, अर्थपूर्ण संबंध से आपका अधिगम है वो सकारात्मक ढंग से होगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर है ऑप्शन 3। और इस प्रकार हमने इस प्रश्न पत्र के सीडीपी सेक्शन को सॉल्व कर लिया है, एनालिसिस कर लिया है। आई होप यह सॉल्यूशन आपको अच्छे से पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।